इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य का भाग दो के अंतर्गत आपको सरकार की जो प्रणाली है, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, उसका पहला अध्याय नंबर आपको 12 संसदीय व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 12 आपको यहाँ पे है संसदीय व्यवस्था। अध्याय नंबर 12 आपको यहाँ पे है संसदीय व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम। आइए इसको हम यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपके यहाँ पर भारत का देखिए, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75, अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था को बंद करता है, और अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में। तो आपको देखिए, अनुच्छेद 74 और 75 जो है, वो अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उल्लंघन करता है, और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार की कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्राकृतिक आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार की कार्यपालिका और विधायिका के अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए कार्यों की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में वो विधायिका से स्वतंत्र होते हैं। एवं इसको फिर से हम देखते हैं। यहाँ से देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। अब देखिए, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। तो संसदीय सरकार को ही कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है, और यह अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। फिर आपको आगे देखिए, आपके यहाँ देखिए आइवर जेनिक्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें कैबिनेट वास्तविक कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाले ब्रिटिश संसद के संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाले ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसी सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा है। विगत में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम प्रीमस इंटर पेयर्स कहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री, अब एक बार फिर से देखिए, विगत में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंध के विगत में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम प्रीमस इंटर पेयर्स कहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी। वह ब्रिटिश
वह ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा है, इसलिए बात की राजनीतिक विश्लेषक जैसे कि क्रॉसमैन, मैकिन्टॉश एवं अन्य विद्वान ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे हैं। यह स्थिति भारत के संदर्भ में भी लागू होती है। इसमें देखिए आपको संसदीय सरकार की विशेषताओं को देखते हैं। संसदीय सरकार की जो भी, अब यहाँ आपको दूसरा टॉपिक देखिए, संसदीय सरकार की विशेषताएं देखिए। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला पॉइंट आपके यहाँ पर है। तो पहला आपको देखिए नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, देखिए नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका देखिए पहला पॉइंट है। तो राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका मतलब विधित कार्यकारी है। राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका या विधिक कार्यकारी है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी है। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है, और जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। उसके परामर्श को मानने के राष्ट्रपति बाध्य होगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 का यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि 42वां और 44वां विधान संशोधन अधिनियम 1976 एवं 1978 ने राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया था। तो 42वां और आपको 44वां विधान संशोधन अधिनियम 1976 और 1978 ने राष्ट्रपति 42वां और 44वां विधान संशोधन अधिनियम 1976 एवं 1978 ने राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया। अब दूसरा आपके यहाँ देखिए बहुमत प्राप्त दर, देखिए दूसरा आपके यहाँ पर है बहुमत प्राप्त दर का शासन आपको दूसरा यहाँ पर आपको है बहुमत। दूसरा आपके यहाँ पर क्या है कि बहुमत प्राप्त दर का शासन। आपके यहाँ पर देखिए जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती है, वह सरकारें बनाती है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने का आमंत्रित किया जाता है। अब आपको आगे देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन अनुच्छेद 75 के अनुसार वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अब देखिए चौथा राजनीतिक एकरूपता। आपको यहाँ पर है चौथा आपको है राजनीतिक एकरूपता। आपको राजनीतिक एकरूपता सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रतिवाद होते हैं। आपको मंत्री सर्वसम्मति के प्रतिवाद होते हैं। अब देखिए पाँचवीं दोहरी सदस्यता। आपको देखिए दोहरी सदस्यता देखिए मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। अब देखिए आपकी दोहरी सदस्यता को समझते हैं फिर से। देखिए मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बनने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है
और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। अब छठा आपके यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री आपको छठा आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व यहाँ देखिए छठा। देखिए सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। वह मंत्रिपरिषद का संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचार में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। आपको सातवां देखिए आपको निचले सदन का सातवां आपको यहाँ पर निचले सदन का विघटन देखिए। सदन के निचले स्तर लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। संसद के निचले सदन मतलब लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को कार्यपालिका विघटन करने का अधिकार है। अब देखिए गोपनीयता, यहाँ पे देखिए गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते और अपनी कार्रवाइयों, नीतियों और निर्णयों को सूचना नहीं देते। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्रवाइयों, नीतियों और निर्णयों को सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ देते हैं। मंत्री को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब देखिए शासन व्यवस्था की विशेषता देखिए आपको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता यहाँ पे देखिए। भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं आपको है। आपको अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषता है। इसको फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य में सरकार दोनों का मुखिया होता है। एक राज का प्रमुख होने के नाते उस राज्य की स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। यहाँ देखिए राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्षों के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्षों के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया है तो उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्यों के दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। अब गौर यहाँ देखिए राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई मतलब किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदायी इकाई होती है और इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये केवल उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। अब घ में देखिए मतलब चौथी विशेषता आपके यहाँ देखिए घ में कि राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे ना तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और ना ही सत्र में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे ना तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते और ना ही सत्र में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता। कांग्रेस का निचला सदन देखिए राष्ट्रपति जो आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता, कांग्रेस का निचला सदन को बोलते हैं। अब जो आपके यहाँ पर है क्या कि शक्तियों के विभाजन देखिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार की तीन स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। अब आपके यहाँ पे देखिए क्या शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। आपको आगे यहाँ पर देखिए संसदीय व्यवस्था के आपको गुण देखिए संसदीय व्यवस्था के गुण सरकार की संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण है। भारत का आपको विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य आपको देखिए संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सरकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका
और परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच अवसर कार्यों के लिए मंत्री अपने मूल एवं कार्य कार्यों के लिए कार्य होते हैं। संसद आपको देखिए संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या एवं अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। अब की निरंकुशता का प्रतिषेध देखिए इस व्यवस्था के तहत देखिए इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है। मंत्री परिषद ना कि एक व्यक्ति में यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है। यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है। कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उससे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब आपको आगे देखिए वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। आपके यहाँ देखिए वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था चौथा पॉइंट देखिए सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने का आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि नए चुनाव के बिना आपको वैकल्पिक सरकार गठन हो सकता है। इस तरह डॉक्टर जेनिक्स कहते हैं विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। विपक्ष का नेता जो है वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। अब देखिए व्यापक प्रतिनिधित्व यहाँ पे देखिए संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। उदाहरण के मंत्री लोगों का प्रतिनिधि इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है। अब आपको यहाँ पर आगे हैं कि संसदीय व्यवस्था के दोष। यहाँ देखिए संसदीय व्यवस्था के क्या दोष हैं। उपरोक्त गुणों के बावजूद संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित दोष भी आपको हैं। उपरोक्त गुणों के बावजूद संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित दोषों से भी युक्त है। पर आपको अस्थिर सरकार देखिए संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। देखिए संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी कि नहीं। मंत्री बहुमत के आधार पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं। मंत्री बहुमत के आधार पर इस बात के निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सके। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा और आई के गुजराल जैसे नेतृत्व वाली सरकार इसका उदाहरण है। अब दूसरा देखिए आपको नीतियों की निश्चितता का अभाव। दूसरा आपको यहाँ पर नीतियों की निश्चितता का अभाव। संसदीय व्यवस्था में को दीर्घकालिक नीतियाँ लागू नहीं हो पाती क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। तत्पश्चात सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियाँ परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के 1977 में 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की कई नीतियों को पलट दिया। ऐसा ही कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में वापस आने पर किया। अब तीसरा आपको मंत्रिमंडल की निरंकुशता आपको यहाँ देखिए जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो
जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। एच जे लॉक्स्की कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का काल भी इसी का गवाह है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटिश रैमसे मूर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी काल भी इसका गवाह है। अब देखिए, आगे आपके यहाँ पर है क्या है कि चौथा आपके यहाँ पर है क्या शक्ति के पृथक्करण। आपको चौथा आपके यहाँ शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध देखिए, आपको शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध यहाँ देखिए, संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। देखिए, संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होती है। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। जैसा कि बैकहॉट उल्लेख करते हैं कि कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफ़न जैसी भूमिका निभाते हैं। जो दोनों को जोड़ने के बाद इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था इस तरह से का मेल है। तो ये तो मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति या निकाय में शक्तियों का संकेंद्रण होने से निरंकुशता को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। अब देखिए, शक्ति के पृथक्करण मतलब पॉइंट में 4 के बाद फिर से पढ़ेंगे। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध देखिए, आपको संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। जैसा कि बैकहॉट उल्लेख करते हैं, कैबिनेट कार्यपालिका जोड़ने की भूमिका निभाते हैं। जो दोनों को देखिए, जो आपका क्या अकुश संचार आपके यहाँ सरकार का संचार आपके यहाँ पर है। पाँचवा आपके यहाँ क्या अकुशल व्यक्तित्व आपको सरकार का संचार आपके यहाँ पर है। देखिए, संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचित नहीं होती। संसदीय व्यवस्था आपको प्रशासनिक कुशलता से परिचित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन प्रतिभा तक इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। अब हम संसदीय और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना उनकी विशेषता, गुण और दोषों के आधार पर करेंगे। संसदीय और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था और अब हम संसदीय और तुलना उनकी विशेषताओं, गुण और दोषों के आधार पर करेंगे। अब देखिए, संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता कारण हम देखिए, संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में एक मत उभरा। संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में एक मत उभरा, लेकिन इसके जनकों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को निम्नलिखित कारणों से प्रमुखता दी। पहला आपको देखिए व्यवस्था से निकटता। पहला आपके यहाँ पर व्यवस्था से निकटता। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि यह भारत में ब्रिटिश शासनकाल से यहाँ अस्तित्व में थी। देखिए, के एम मुंशी ने तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्व को शुरू कराया गया। देखिए, के एम मुंशी ने तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्व को शुरू कराया गया। इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी रही। संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए और क्यों महान अनुभव को खरीदें।
पक्षधर में आपको थे। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए फिर यहाँ का आपको अगला पॉइंट आपको यहाँ पर है कि आपको एक उत्तरदायित्व देखिए उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता आपको यहाँ पर आगे यहाँ पर आपको है क्या उत्तरदायित्व को आपको देखिए इसमें उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता आपके यहाँ पर देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस और इशारा किया कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को दो शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। पहला अस्थायित्व, पहला आपको अस्थायित्व एवं दूसरा उत्तरदायित्व। दुर्भाग्य से अब तक यह संभव नहीं हो सका कि ऐसी सुनिश्चित किया जा सकता। अमेरिकी व्यवस्था देखिए अमेरिकी व्यवस्था ज़्यादा अस्थायित्व देती है, अमेरिकी व्यवस्था ज़्यादा अस्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व देती है। दूसरी तरफ देखिए आपको दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व दे, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था दूसरी तरफ आपको यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम अस्थायित्व देती है। प्रारूप देखिए यहाँ पर प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए अस्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता दी है। प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए अस्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता दी है। इसमें आपको ये देखिए क्या कि आपको अब तीसरा पॉइंट देखिए आपको विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि एक पारंपरिक लोकतांत्रिक सरकार के इन दो घटकों के बीच संघर्ष को और अस्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता। वे चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। अब कि भारतीय समाज की प्रकृति आप देखिए भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। अब क्या आपको संसदीय व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए या इसे 1970 के दशक से इस बात को लेकर 1970 के दशक से देश में बहस एवं वाद जारी है। इस मामले में देखिए इस मामले पर विस्तार से स्वर्ण समिति का विचार किया गया, जिसका गठन 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही और इस तरह इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। और देखिए समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है और इस तरह इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। भारतीय ब्रिटिश मॉडल के विभेद देखिए यहाँ पर भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। यद्यपि यह कभी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं रही या उससे निम्नलिखित मामलों में भिन्न है। अब पहला आपको यहाँ देखिए ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया जो कि राजा या रानी अनुवांशिक। अब आपको देखिए आप दूसरा देखिए कि ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है। संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार हैं। आप देखिए
आपके ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के आपको तीन प्रधानमंत्री 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में देवेगौड़ा और 2004 में 2009 में मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। उदाहरण के आपको तीन प्रधानमंत्री 1966 में 1966 में इंदिरा गांधी और 1996 में एच डी देवेगौड़ा और 2004 में 2009 में मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। अब के सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है, उसे भी अधिकतम 6 माह तक की अवधि के बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अब ब्रिटेन में मुखिया के रूप में कार्यालयीय कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता है। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयीय कार्यों में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। अब देखिए, ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट जिसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट, एक अनोखी संस्था है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे और अपने सदस्यों को भावी मंत्रालयी कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। भारत में ऐसी इस अध्याय का जो आपके यहाँ पर पॉइंट है, आपको 1 मिनट। अब यहाँ देखिए, एक तालिका है। तालिका 12.1 में आपको संसदीय एवं राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना आपको है। तालिका 12.1 में अब इसमें अध्याय 12.1 में आपको संसदीय एवं राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना आपको यहाँ पर किया गया। देखिए, संसदीय व्यवस्था में क्या देखिए, संसदीय व्यवस्था पहला कॉलम आपको यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है और दूसरा कॉलम आपको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था आपको है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पर हम देखते हैं क्या संसदीय व्यवस्था का विशेषता देखते हैं। संसदीय व्यवस्था का विशेषता का पहला पॉइंट आपको यहाँ पर है कि दोहरी कार्यकारिणी। देखिए, दोहरी कार्यकारिणी आपको है। तो संसदीय व्यवस्था का पहला विशेषता आपके यहाँ पर दोहरी कार्यकारिणी। दूसरा विशेषता आपको बहुमत के दल का शासन। तीसरा विशेषता बहुमत के दल का शासन। तीसरा विशेषता आपको सामूहिक उत्तरदायित्व। आपको यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व तीसरा विशेषता है। चौथा विशेषता आपको राजनीतिक एकरूपता। चौथा विशेषता। पांचवा विशेषता आपको दोहरी सदस्यता। और छठी विशेषता आपको प्रधानमंत्री का नेतृत्व आपको छठी विशेषता आपको प्रधानमंत्री का नेतृत्व। और सातवां विशेषता आपको निचले सदन का विघटन होना। सातवां विशेषता आपको निचले सदन का विघटन होना। और आठवां विशेषता आपको शक्तियों का सम्मिश्रण। आपके संसदीय व्यवस्था का गुण देखें। संसदीय व्यवस्था का निम्नलिखित गुण है, जिसमें आपको पहला गुण है विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य पहला गुण। दूसरा उत्तरदायी सरकार। तीसरा गुण आपको निरंकुशता प्रयोग। और चौथा गुण आपको व्यापक प्रतिनिधित्व आपको चौथा गुण हुआ। आपके संसदीय व्यवस्था का दोष देखिए। संसदीय व्यवस्था का पहला दोष आपको यहाँ पर अस्थायी सरकार। नीतियों को देखिए, नीतियों की निश्चितता नहीं। और तीसरा आपको शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध। और आपको चौथा आपको अकुशल व्यक्तित्व सरकार का संचालन। अब के राष्ट्रपति, अब यहाँ देखिए क्या कि राष्ट्रपति आगे आप यहाँ पर देखिए क्या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता देखिए। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता का पहला पॉइंट है एकल कार्यकारिणी। दूसरा आपको पॉइंट है क्या राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के निर्वाचन। और तीसरा आपको उत्तरदायित्व का अभाव। चौथा आपको राजनीतिक एकरूपता नहीं। तो आपको चौथा आपको यहाँ पर राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती। पांचवा आपको एकल सदस्यता। छठा आपको यहाँ पर राष्ट्रपति का नियंत्रण। और सातवां आपको निचला सदन विघटित न होना। सातवां आपको यहाँ पर निचला सदन विघटित न होना। और आठवां है शक्तियों का विभेद। आपको शक्तियों का विभेद। ये सभी विशेषता हुआ। 1 से 8 तक विशेषता देखें।
अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शासन का, देखिए राष्ट्रीय शासन व्यवस्था का दोष देखिए, राष्ट्रीय शासन व्यवस्था के निम्नलिखित दोष है, जिसमें पहला दोष आपके यहाँ पर क्या है कि विधायिका एवं कार्यपालिका का विस्तार करा, विधायिका एवं कार्यपालिका का विस्तार करा। दूसरा गैर उत्तरदायी सरकार, गैर उत्तरदायी सरकार। दूसरा आपको गैर उत्तरदायी सरकार। तीसरा गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना। और चौथा आपको है सीमित प्रतिनिधि, और चौथा आपके यहाँ पे सीमित प्रतिनिधि, और चौथा आपके यहाँ पे सीमित प्रतिनिधित्व आपको है। अब के विषय आप इसके बाद देखिए राष्ट्रीय शासन व्यवस्था गुण देखिए, राष्ट्रीय शासन व्यवस्था गुण आपको निम्नलिखित है, जिसमें आपको पहला गुण आपके यहाँ पे है क्या, अस्थायी सरकार। पहला गुण आपको अस्थायी सरकार। दूसरा आपको नीतियों में निश्चितता, दूसरा आपको नीतियों में निश्चितता। और तीसरा शक्तियों के विभाजन पर, शक्तियों के विभाजन पर आधारित, शक्तियों के विभाजन पर आधारित। और चौथा आपके यहाँ पर है, तीसरा आपको शक्तियों के विभाजन पर आधारित। और चौथा आपको विशेषज्ञों द्वारा, देखिए विशेषज्ञों द्वारा सरकार, विशेषज्ञों द्वारा सरकार आपको है। अब आपके यहाँ पर देखिए इसमें देखिए क्या कि यहाँ से कि अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। इस अध्याय के बाद आपको दूसरा अध्याय आपको है अध्याय नंबर 12 संघीय व्यवस्था, जिसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम बोलते हैं। इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करें।